हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स जो जेनरिक इलेक्टिव जो आपकी हिस्ट्री वाली जो बुक है, आपकी हिस्ट्री की जो बुक है, दिल्ली प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक, दिल्ली थ्रू द एजेस, द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार बीए ऑनर्स के जितने भी स्टूडेंट रहे हैं और जिनों के पास में ये हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो आज की वीडियो जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राचीन दिल्ली और उसके समीपी स्थान इंद्रप्रस्थ, अशोक के शिलालेख, मेहरौली, लौह स्तंभ, लाल कोट। तो यहाँ हम इस वीडियो के अंदर इन सब चीजों की चर्चा करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर मैं इलेबोरेट करने वाला हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी डाउट ना रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, यानी कि परिचय। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बहुत ही आसान तरीके से आपको ये पहले चीजें समझनी है। देखो, दिल्ली क्या है? दिल्ली जैसे कि हम सभी जानते हैं सबसे पुरानी राजधानियों में से एक है। अभी तक अगर हम देखेंगे तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और सबसे पुरानी राजधानियों में से एक राजधानी ये है। और शायद अगर मैं कहूं तो दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से भी एक माना जाता है दिल्ली को। दिल्ली के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सामग्री बहुत कम है। अगर हम देखें कि भाई दिल्ली के इतिहास के बारे में अगर हमारे को जानकारी लेनी है तो सामग्री बहुत कम मिलेगी। फिर भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता, ये फैक्ट है आपका, कि यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र रहा है। दिल्ली हमेशा से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र रहा है। बोलते हैं ना कि भारत का दिल दिल्ली है ना। तो कई शहरों का एक समूह था जिसे एक बार बनाया भी गया और नष्ट किया गया और पुनर्निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त लंबे समय तक एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र के होने के कारण दिल्ली का अत्यधिक महत्व है। दिल्ली जो है एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र है और स्टार्टिंग से ही, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, कि सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से नाम है दिल्ली का। ठीक है, और अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको बड़ा प्राउड फील हो रहा होगा दिल्ली के बारे में जानकर। तो अनेकों प्राचीन तीर्थ स्थान हुए, परितत्व शहर हुए, एक विशाल मध्ययुगीन महानगर हुआ या एक औपनिवेशिक राजधानी हुई। कई शहरी बस्तियां इस तेजी से बढ़ते और बदलते आधुनिक शहर के भीतर समाहित हैं। सिर्फ हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली जो कि सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी में जो एक दिल का काम होता है ना, धड़कना, एक छोटा सा हिस्सा, सेम वही पूरे भारत के अंदर दिल्ली भी जो है वो दिल का ही काम करती है। और यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि दिल्ली जो है एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जगह रही है और बहुत पुरानी राजधानियों में से एक राजधानी रही है। और शायद कह सकें कि दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से बसा हुआ एक शहर दिल्ली बहुत पुराना रहा है और महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र भी रहा है। अगर हम आगे इसकी बात करते हैं तो दिल्ली के अतीत के अध्ययन के लिए अगर हम बात करें कि भाई दिल्ली की, अगर हम अतीत के अध्ययन की बात करें तो उसके स्रोत क्या है, सोर्सेज कौन कौन से हैं जिससे हमें दिल्ली के बारे में पता चलता है। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि दिल्ली जो है ना, मानव आबादी का एक स्थल रहा है। यहाँ हमेशा से मानव आबादी कभी भी कम नहीं हुई है। यहाँ हमेशा से मानव आबादी जो है वो बहुत ज्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ती चलती जा रही है। यद्यपि इस समय के पत्थर के औजार दिल्ली में कई स्थानों पर पाए गए। पत्थर के औजारों की अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग में क्या हुआ करता था कि जो औजार बनते थे वो पत्थर के ही बनते थे। विशेष रूप से जो दिल्ली है वो रिज के चट्टानी हिस्सों में और फरीदाबाद के अंगपुर से लेकर फिर भी अब तक प्रागैतिहासिक लोगों के कोई कंकाल अवशेष नहीं मिले हैं। मतलब अगर हम बात करें कि दिल्ली के रिज के चट्टानी हिस्से जो होते हैं और फरीदाबाद के जो अंगपुर है, वहां पर आज भी जो है कंकाल के अवशेष नहीं मिले। और दुर्भाग्य से हम ये बात भी कह सकते हैं, दुर्भाग्य से उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्य अपर्याप्त हैं, यानी कि जितने भी अभी तक साक्ष्य मिले हैं, प्रूफ मिले हैं, वो बिल्कुल अपर्याप्त मिले हैं। और उसमें कहीं पर भी हम बात करें कि उनसे प्रागैतिहासिक कालीन दिल्ली के बारे में बहुत कुछ नहीं जाना जा सकता, यानी कि जितने भी अभी तक साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इसी तरह अगर हम बात करें भोरगढ़ दिल्ली में जो नरेला के पास है, और मंडोली, नंदनगरी, ठीक है, ये जो जगहें हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा लेट हड़प्पा के अवशेष हमें जो है दिल्ली के क्षेत्र में मिले हैं। अब इसमें भी बहुत कम जानकारियां यहाँ पर मिली है। प्रोटो हिस्टोरिक जो है यहाँ पर आधे ऐतिहासिक जो रहे हैं। पुराना किला जो है दिल्ली का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर हमें 2500 से भी ज्यादा अधिक वर्षों के निरंतर इतिहास के प्रमाण वहां पर मिलते हैं। आज भी देखा जा सकता है कि दिल्ली के बहुत पुराने पुराने जो है वहां पर जो है प्रमाण प्राप्त होते हैं। और यहाँ तक कि 1955 से 1977 और 1955 1970 और उसके बाद 2013 और 14 में वहां पर खुदाई की गई। फिर भी पुराने किले की पूरी रिपोर्ट अभी तक अप्रकाशित है।
ठीक है, फिर भी जो है पुराने किले की जो पूर्ण रिपोर्ट है अभी तक अप्रकाशित है, अभी भी वो सामने नहीं आई है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में जितनी जानकारी निकाली जाए उतनी कम प्रतीत होती है। इंद्रप्रस्थ के नाम से जाने वाली सबसे पुरानी बस्ती हस्तिनापुर, पानीपत और तिब्बत। दिल्ली सामरिक रूप से यमुना नदी पर पहाड़ों और रेगिस्तान के बीच एक व्यापक गलियारे में स्थित है। दिल्ली जो है वो कहां पर स्थित है? यमुना नदी और पहाड़ों और रेगिस्तान के बीच में, जिसके माध्यम से मध्य एशिया प्रायद्वीपीय भारत के बीच में यातायात होता है। यातायात का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट। अरावली पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो कुछ शुरुआती गांवों के स्थल हैं वहां पर, ये कुछ शुरुआती जो गांव हैं वहां के स्थल मिलते हैं वहां पर। परंतु दिल्ली के प्राचीन अतीत के अध्ययन की अगर हम बात करें तो उसका अगर हमें अध्ययन करना है तो सबसे पहले हमें यमुना नदी का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जितने भी रहे हैं उनके उनके द्वारा किए गए व्यापक उत्खनन से यमुना नदी के 6 पेलियो चैनलों का पता चला है, और यमुना नदी को आगे पलायन करने वाली नदी या फिर मनमौजी नदी के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। मनमौजी का मतलब जहां इसका मन करे वहां पर फैल जाए। तो यमुना नदी जो है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह तक ये पहुंच चुकी है। ऐसा माना जाता है कि यह नदी कभी सरस्वती में बहती थी, बाद में यह है विवर्तनिक परिवर्तनों के कारण परिणाम स्वरूप ये सरस्वती को छोड़कर पूर्व की ओर बहने लगी, और अंत में जाकर किससे मिल उठी? गंगा नदी से मिल उठी। और लगभग 4000 साल पहले यमुना पूर्व की ओर बढ़ने लगी, और क्योंकि यह पहाड़ियों से होकर दिल्ली के दक्षिण में बहा करती थी, और इसीलिए इसको मनमौजी नदी भी कहा जाता है। अब यमुना नदी के पुराने और नए चैनलों के आसपास की स्थिति की अगर हम बात करें तो पता चलता है कि भाई ये जो सॉरी ये जो यमुना नदी के 4 और 5 जो पेलियोनो चैनल जो है इनकी खोज जो है हजारों पत्थरों के औजारों का पता चला है, कि भाई इसकी खोज से ही पता चला कि कितने प्रकार के औजार बनाए जा सकते हैं पत्थरों से। और बाद की खुदाई से हड़प्पा युग से संबंधित उत्पादन विभिन्न चरणों में तैयार कलाकृतियां, अपशिष्ट पदार्थ और कुछ सामग्रियां भी वहां पर प्राप्त होने लगी। तो देखो यहाँ पर जैसे छोटे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कि भाई दिल्ली गंगा नदी के किनारे स्थित है, सही है गलत? अभी हमने क्या पढ़ा? जमुना नदी के किनारे, तो गंगा नदी तो गलत हो गया, ये आंसर हो गया। जमुना नदी के अलावा दिल्ली में कौन कौन सी अन्य भूवैज्ञानिक विशेषताएं प्रमुख है? अरावली पर्वतमाला भारत के किन स्थानों से होकर गुजरती है? अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके। उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो दिल्ली का उद्गम सुदूर पुरातन में खोया हुआ है, यानी कि जो दिल्ली का उद्गम, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है ना पहले के उसमें खोया हुआ है पूरा। आज जो दिल्ली हम देखते हैं ना, दिल्ली को जानने के लिए हमारे को इतिहास में यानी कि अतीत में जाना पड़ेगा, अतीत का अध्ययन करना पड़ेगा वर्तमान की दिल्ली को जानने के लिए। तो वर्तमान में दिल्ली क्या है इसकी जानकारी अतीत से मिलेगी। दिल्ली उस शहर का पुराना नाम नहीं है जो सर्वप्रथम अस्तित्व में आया था। दिल्ली का पहला नाम इंद्रप्रस्थ था। कहने का मतलब कि इंद्रप्रस्थ जो है इसको सबसे पहले नाम से जाना गया, और जो देवताओं के लिए उपयुक्त शहर माना जाता था। दिल्ली को जो है क्या बोला गया? ये इंद्र की राजधानी अमरावती जैसी दिखने के कारण इसको क्या बोला गया? इंद्रप्रस्थ बोला गया। और महाभारत के अंदर जो है नगरों के प्रमुख के रूप में सबसे ज्यादा प्रमुख नगर दिल्ली को बोला गया। तो स्टार्टिंग से ही दिल्ली जो है वो एक दिल के रूप में, यहाँ पर मैं आपको बता दूं बार बार कि दिल्ली जो है वो पूरे भारत का एक दिल है, और इसको महाभारत के टाइम से ही बोला गया कि इंद्र यानी कि जो इंद्र की राजधानी अमरावती थी उसके जैसा दिखता था, इसलिए इसको इंद्रप्रस्थ का नाम दिया गया, और बाद में इसका नाम बदलकर दिल्ली हो गया। इसके अलावा यहाँ पर अनिरुद्ध के पुत्र वृज को यादवों के राजा के रूप में नियुक्त किया गया था, और शहर के बाद का इतिहास अस्पष्ट है। हालांकि इसका नाम इंद्रप्रस्थ बना रहा, इंद्रप्रस्थ था नहीं इंद्रप्रस्थ, परंतु उसके बाद में इसको इंद्रप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ बोला गया। और पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथों में इंद्रप्रस्थ का उल्लेख इंडपट और इंडपट्टन के रूप में किया गया, जहां इसे कुरु साम्राज्य की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर आपको इसमें सबसे पहले जानना क्या है कि दिल्ली का जो सबसे पहला नाम है, तो दिल्ली सबसे पहले दिल्ली नहीं रही है, बल्कि दिल्ली का सबसे पहला नाम इंद्रप्रस्थ था, जिसको देवताओं के लिए एक उपयुक्त शहर माना गया, और इंद्र की राजधानी अमरावती जैसा दिखता था, इस वजह से इसको इंद्रप्रस्थ का नाम दिया गया। अब पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथों में इंद्रप्रस्थ का उल्लेख मैंने आपको बताया कि क्या बोला गया है? इंडपट और इंडपट्टन के नाम से इसको भी जाना गया है। दिल्ली का पुराना किला व्यापक रूप से पुराने इंद्रप्रस्थ का स्थित है, यानी कि आज अगर हम बात करें पुराना किला, तो दिल्ली जो है ना, दिल्ली को व्यापक तौर पर दर्शाने वाली जो जगह है वो कौन सी है? वो पुराना किला है। आज भी वहां पर इसके अवशेष जो है प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि होते हैं। दिल्ली की उत्पत्ति के संबंध में अगर हम बात करें तो 1847 और 1950 के बीच
दो दावों ने इंद्रप्रस्थ के मिथक को इतिहास में बदल दिया। यानी कि जो ये डाउट था उसको इतिहास में बदल दिया। कैसे? विशेषज्ञों और इतिहासकारों और पुरातत्वियों के साथ साथ गैर विशेषज्ञों और लेखकों को और टूर गाइडों ने प्रारंभिक दावा किया कि इन दोनों समूहों ने सुझाव दिया कि इंद्रप्रस्थ दिल्ली का मूल स्थल था। इंद्रप्रस्थ क्या था? दिल्ली का एक मूल स्थल था। दूसरा दावा यह था कि 16वीं सदी में बना पुराना किला प्राचीन था, लेकिन अदृश्य शहर इंद्रप्रस्थ के ऊपर बनाया गया था और इसीलिए पुराने किले से आज हम दिल्ली को जानते हैं और इसीलिए दिल्ली के अंदर पुराना किला है और इसी को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पहले वाला जो शहर था इंद्रप्रस्थ, उसी के ऊपर दोबारा से पुराना किला बना और वहां पर उसके समय की बात की जो जितनी भी स्थिति रही है वो दिल्ली कहलाई। तो दिल्ली जो है वो एक दिन के अंदर बनकर तैयार नहीं हुआ। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी रही है और किस तरीके से दिल्ली जो है आगे जाकर, तो इंद्रप्रस्थ जो है आगे जाकर दिल्ली के रूप में निकल कर सामने आया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तिलपत, तो महाभारत से ज्ञात होता है कि शांति के लिए और एक विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए श्री कृष्ण ने प्रस्ताव दिया था कि यदि हस्तिनापुर पांडवों को इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली चाहिए, स्वर्णप्रस्थ यानी कि सोनीपत, पानप्रस्थ यानी कि पानीपत और व्याघ्रप्रस्थ यानी कि बागपत और तिलप्रस्थ यानी कि तिलपत नाम के केवल 5 गांव देने के लिए सहमत हैं, तो वह संतुष्ट होंगे, आगे कोई मांग नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको ये 5 गांव चाहिए तो आप क्या करो। पर दुर्योधन ने जोरदार इनकार करते हुए क्या बोला, एक सुई की नोक की कीमत के बराबर भी अगर भूमि को आप चाहिए आपको तो हम तो नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार उस महान युद्ध के लिए मंच तैयार हुआ जिसके लिए महाभारत सबसे प्रसिद्ध है। तो हुआ क्या, इन 5 जगहों की बात की गई जिसमें इंद्रप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ, पानप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ और तिलप्रस्थ, जिनका नाम अब वर्तमान में दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, बागपत, तिलपत के नाम से जाना जाता है। इनकी डिमांड उस समय की गई थी और उस समय जब दुर्योधन ने ये कहा कि एक सुई के बराबर नोक की कीमत के बराबर भी भूमि चाहिए तो युद्ध कीजिए और ये सब चीज ले लीजिए। तो उसके बाद से ही जो है महाभारत जैसा एक द्वंद्व युद्ध जो था उसके लिए एक मंच तैयार हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर बात आती है पानीपत की। पानीपत, तो पानीपत महाभारत के समय पांडव भाइयों द्वारा निर्मित 5 शहरों में से जो प्रथम 5 शहरों में से एक था। इसका ऐतिहासिक नाम जो मैंने आपको बताया पांडुप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और तैमूर के सरदार जहीरुद्दीन बाबर के बीच में लड़ी गई थी। अब हुआ क्या, जब ये पानीपत की इस पहली लड़ाई ने भारत में जो है बहुलुल लोदी द्वारा स्थापित लोदी शासन को समाप्त कर दिया और बाबर की जो सेना थी ना, इसने इब्राहिम की 1 लाख से अधिक योद्धाओं की बड़ी सेना को नष्ट कर दिया था। और उसी के बाद जब ये पहली लड़ाई खत्म हुई तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई स्टार्ट हो गई। अब दूसरी लड़ाई अकबर सम्राट हेमचंदू चंद्र और विक्रमादित्य की सेनाओं के बीच में लड़ी गई, जो हरियाणा के रेवाड़ी से लेकर उत्तर भारत के एक राजा थे और उन्होंने आगरा और दिल्ली के विशाल राज्यों पर कब्जा कर लिया था। तो ये हमारा क्या है, इसकी दूसरा शहर आपका, जिसको क्या बोला जाता था, पांडुप्रस्थ बोला जाता था और वर्तमान में इसको पानीपत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता आपका हस्तिनापुर। अब हस्तिनापुर क्या है, देखो हस्तिनापुर का जो तात्पर्य था, इसका मतलब था हस्तिना यानी कि हाथी और पुर का मतलब था शहर। इसका अर्थ हुआ हाथियों का शहर। तो हस्तिनापुर का इतिहास जो रहा है वो क्या रहा है, महाभारत के समय का रहा है। इसमें किंवदंती के अनुसार शहर का नाम राजा हस्ती के नाम पर रखा गया था। अब हस्तिनापुर का मतलब क्या हुआ, हस्तिना मैंने बताया आपको हाथी और पुर का मतलब शहर, तो यानी कि हाथियों का शहर। अब इस क्षेत्र के सबसे पुराने पुरातात्विक अवशेष गंगा नदी दोबाव के कांस्य युग के गेरुवणी मृदभांड यानी कि जो बर्तन होते हैं वो उसकी संस्कृति के हैं। यह क्षेत्र 1200 ईसा पूर्व के आसपास लोह युग जिसे बोला जाता है, लोह युग की संस्कृति में परिवर्तित हो गया और वैदिक काल के दौरान इस क्षेत्र में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का प्रचलन था और हस्तिनापुर को महाभारत में कौरवों के कुरु साम्राज्य की राजधानी के रूप में दर्शाया गया है। तो कुरु साम्राज्य की जो राजधानी रही है वो कौन सी रही है, हस्तिनापुर रही है। हस्तिनापुर शहर में महाभारत की कई घटनाएं घटित हुई और महाभारत के अनुसार राजा धृतराष्ट्र की पत्नी रानी गांधारी ने इस शहर में 100 कौरव पुत्रों को जन्म दिया था। हस्तिनापुर के पास बूथी गंगा पर 2 स्थान द्रौपदी घाट और कर्ण घाट नाम से महाभारत के पात्रों का उल्लेख भी करते हैं। तो ये इसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं राजनीति इतिहास को। अगर हम संपेक्ष में देखें, एक शॉर्ट में देखें तो कैसे पता चलेगा।
तो यदि लिखित ग्रंथों और खंडित पुरातात्विक साक्ष्यों पर विश्वास किया जाए, अगर सिर्फ हम इन्हीं पर विश्वास करें, तो दिल्ली इंद्रप्रस्थ या इंद्रप्रथ के नाम से जानी जाने वाली सबसे प्राचीन हिंदू राजधानियों में से एक थी। अगर हम यही देखेंगे भाई जो लिखित रूप में हमें मिला है, ठीक है, तो लिखित वो बोलते हैं ना कि लिखतम के आगे बक्तम की नहीं चलती, तो आप कितना भी बकलो कितना भी बोल लो, बस सामने वाला जब ही मानेगा जब उसके कोई साक्ष्य मिले। तो दिल्ली के बारे में लिखित ग्रंथों में जो भी दिया गया, तो वो विश्वास किया जाता है कि दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ बोला जाता था, सबसे पुरानी हिंदू प्राचीन राजधानियों में से एक थी, और यूं कहा जा सके कि दुनिया में सबसे पुराना बसा हुआ शहर दिल्ली था। तो दिल्ली शताब्दी ईसा पूर्व से पहले भारत पर कई प्रतिद्वंदी प्रमुखों और सम्राटों का शासन था, और इस समय के दौरान पाटलिपुत्र और अन्य बड़े शहरी केंद्र फले फूले, और पाटलिपुत्र शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। अब पाटलिपुत्र ने शासित अशोक, उसका अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप में प्रभाव था, और क्षेत्र के विभिन्न स्थलों और विभिन्न रूप से पुराना किला और उत्तरी उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड की उपस्थिति, यानी कि जितने भी जो काले पॉलिश वाले मृदभांड हुआ करते थे उनकी उपस्थिति मौर्य युग की बस्तियों के अस्तित्व को संकेतित करती, कि मौर्य युग का अस्तित्व था, उनकी बस्तियों को बताया जाता है काले जो मृदभांड थे उनसे। आगे बोला गया मौर्य पतन के बाद भारत में फिर दोबारा से शक्तिशाली प्रांतीय शासनों के एक संग्रह में विभाजित हो गया। अब पुराना किला जो था उसमें पुरातात्विक खुदाई हुई, और मौर्योत्तर काल से निरंतर निवास के प्रमाण मिलते रहे कि वहां पे निवास था, वहां पर लोगों का वहां पे मौजूदगी का होना वहां पर पता चलता है। और 320 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक गंगा घाटी स्थित गुप्तों ने नर्मदा के उत्तर में पूरे भारत में अपना वर्चस्व कायम किया। वर्चस्व यानी कि गुंडागर्दी, जिसको हेगेमनी शब्द से भी जाना जाता है, कि जहाँ दबदबा दिखाया गया है, तो उनका दबदबा यहाँ पर दिखाई देता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बिल्कुल इसके अंत तक आ चुके हैं। दिल्ली का ऐतिहासिक शहर के रूप में अगर हम बात करें अशोक के शिलालेख, तो अशोक के शिलालेख दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। एक शिलालेख यानी कि जो माइनर रॉक एडिक्ट जो एक का संस्करण था, उसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली जो है दक्षिण दिल्ली के बहापुर में अपने मूल स्थान पर पाया गया था। दो अन्य अशोक स्तंभ यानी कि दिल्ली मेरठ स्तंभ और दिल्ली टोपरा स्तंभ जो है, इस पर प्रदर्शित होने वाले शिलालेख फिरोज शाह तुगलक और शासनकाल के क्रमक उत्तर प्रदेश के मेरठ और हरियाणा के अंबाला से दिल्ली लाए गए थे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि दिल्ली टोपरा स्तंभ जो है मूल रूप से टोपरा में खड़ा था, और इसमें 7 उत्कीर्ण थे। अब जो शिलालेख यानी कि जो भी चीज उकेरी गई है, ठीक है, दिखी है, आपको दिख रही है, उकेरी गई है, ठीक है, अब वो चाहे चित्र के आधार पर है, किसी भी आधार पर है, तो वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। दिल्ली मेरठ स्तंभ के अंदर, उत्तर मेरठ स्तंभ के अंदर फिरोज शाह दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था, और चौबुर्जी मस्जिद और हिंदू राव अस्पताल के बीच में दिल्ली के उत्तरी रिज में एक स्थान पर खड़ा हुआ गया था। और दिल्ली मेरठ स्तंभ में 6 उत्कीर्ण थे। सभी शिलालेख एक सामान्य विश्व धर्म से संबंधित है। धर्म यानी कि धर्म, एक धर्म से संबंधित है। लाल कोट की अगर हम बात करें, लाल कोट तो पूर्वगामी चर्चा से एक ऐतिहासिक शहर के रूप में दिल्ली को प्रारंभिक मध्ययुगीन माना जा सकता है, जब तोमर वंश के एक राजपूत राजा अंगपाल ने वर्तमान सूरजकुंड के क्षेत्र में एक शहर की स्थापना की। हुआ ये कि जब तोमर वंश था तो उसने क्या करा कि उनका एक राजपूत राजा था, ठीक है, अंगपाल, उसने क्या करा, वर्तमान सूरजकुंड के नाम से जो जाना जाता है ऐसे क्षेत्र की स्थापना की, और तोमरों के बाद में अपनी राजधानी को 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थानांतरित कर दिया, जहां अंगपाल ने 1060 ईस्वी में लालकोट का गढ़ बनाया, और बाद में लालकोट बना, और उस जगह के आसपास का था जहां पर वह कुतुब मस्जिद है। और दिल्ली का संबंध दिल्ली से कहा जाता है, हालांकि इस अवधि में दिल्ली या किसी अन्य फोनेटिक रूप से समान संस्करण का नाम पता लगाने योग्य नहीं है, यानी कि दिल्ली का नाम सबसे पहला अभिलेखनीय संदर्भ है। दिल्ली को पहले दिल्ली के नाम से भी जाना जाता था। दिल्ली का सबसे पुराना शहर जिसके निशान आज भी मौजूद हैं, राय पिथौरा शहर में लुप्त है। अजमेर के चौहान शासक विग्रहाराज चतुर्थ ने तोमरों की दिल्ली का पर कब्जा कर लिया, और उसने पोते पृथ्वीराज प्रसिद्ध राय पिथौरा ने लाल कोट की प्राचीर का विस्तार किया, जिसे फारसी स्त्रोतों के किला ए राय पिथौर के नाम से भी जाना जाता है। लाल कोट और किला राय पिथौर के अवशेष दिल्ली के अतीत के गौरव की गवाही देते हैं, और वेहर स्टोन स्पीक हिस्टोरिकल ट्रेल्स एंड महरौली के लेखक राणा सफवी के अनुसार अगर दिल्ली में एक जगह है जो एक ही बार में 1000 साल के इतिहास का अनुभव करने के भवन देती है, तो वह लाल कोट है। अगर हम बात करें कि एक ऐसी जगह जहां पर हर 1000 साल के इतिहास का अनुभव हमारे को मिलता है, तो वो लाल कोट है।
वे आगे कहते हैं कि लाल कोट दिल्ली का मूल और लाल किला, जिसे आज हम लाल किला कहते हैं, उसे किला ए मुबारक कहा जाता था। किला ए मुबारक, जिसको अब वर्तमान में लाल किला के नाम से जाना जाता है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि किला ए मुबारक किसे कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं कि लाल किला अब किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता है। लास्ट हमारा निष्कर्ष है स्पष्ट है कि वर्तमान दिल्ली के आसपास का क्षेत्र कई प्राचीन बस्तियों का स्थल था और इसमें इंद्रप्रस्थ और लालकोट अधिक ज्ञात थे। ज्यादातर जो है इंद्रप्रस्थ और लालकोट के बारे में यहाँ पर जानकारी मिली है। और अगर हम बात करेंगे, तोमूर राजपूतों ने लगभग 1000 साल पूर्व दिल्ली के पहले ज्ञात शहर की स्थापना की थी। और हमें ये ध्यान भी रखना चाहिए कि दिल्ली की कहानी इतिहास और किंवदंती दोनों में ही राजपूतों से पूर्व की है। और पौराणिक कथाओं पर विश्वास किया जाए तो दिल्ली उस स्थान पर बनी थी जहां पर कभी जंगल हुआ करता था, महाभारत में पांडवों का घर था। और इंद्रप्रस्थ की ऐतिहासिकता की पुष्टि अभी भी पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा की जानी बाकी है। आई होप आपको यूनिट नंबर 1 अच्छी तरह समझ में आया होगा। यूनिट नंबर 2 को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और आपका कोई भी डाउट है तो हमारे को कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर बताइए। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।